होता है कि आरएनए जो बना हुआ है उसमें थोड़ा सा हमको चेंज करना है। हमारी बॉडी क्या करती है, उसमें चेंज करती है, प्रोसेस करती है उसको, ठीक है। आरएनए में जो चेंजिंग की जाएगी अब उसको क्या बोलेंगे, आरएनए प्रोसेसिंग। इसके और भी नाम है, इसको बोलते हैं आरएनए एडिटिंग। आरएनए एडिटिंग क्यों बोला जाता है, क्योंकि आरएनए में हम एडिट करते हैं। क्या करते हैं, एडिट किया जाएगा। एक नाम नोट करते रहिए, दूसरा नाम है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन पीटीएम, मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बाद कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है, किसमें, आरएनए में। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बाद में जो मॉडिफिकेशन किया जाएगा, मॉडिफिकेशन किसमें होता है, आरएनए में होता है, ठीक है। एक नाम इसका और है, आरएनए स्प्लाइसिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आरएनए स्प्लाइसिंग, ठीक है। आरएनए में कटिंग की जाती है, इसमें आरएनए प्रोसेसिंग या आरएनए स्प्लाइसिंग। समझ में आ रहा है। अब देखिए, जैसे आपके पास ये डीएनए था, ये आपके पास क्या था, डीएनए। इस डीएनए में कुछ पार्ट ऐसा था जो कोडिंग था, कुछ पार्ट ऐसा था जो नॉन कोडिंग था। इससे जब क्या बनेगा, इससे जब बनेगा आरएनए, तो आरएनए बनेगा, ठीक है। डीएनए से जो आरएनए बनता है डायरेक्ट, उसको नेसेंट आरएनए बोलते हैं। नेसेंट, नवजात, NASCENT, नेसेंट आरएनए, मतलब एकदम ताजा ताजा आरएनए बना हुआ है, इसको बोलते हैं नेसेंट आरएनए या इमेच्योर आरएनए, क्योंकि ये मैच्योर नहीं है। इमेच्योर आरएनए, ये आरएनए मैच्योर नहीं है क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी चेंज होगा, ठीक है। इमेच्योर आरएनए है, समझ में आया। इसका एक नाम और होता है, इसको बोलते हैं हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, HNRNA। HN का फुल फॉर्म होता है हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। न्यूक्लियर आरएनए हेटेरोजीनस न्यूक्लियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर का मतलब ये आरएनए कहाँ बन रहा है, न्यूक्लियस में बना। हेटेरोजीनस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुल दो तरीके का पार्ट है। अरे एक जैसा पार्ट होता तो होमोजीनस होता है, समांगी, और ये विषमांगी है। इसमें दो अलग अलग पार्ट हैं। कुछ पार्ट ऐसे हैं जो क्या है, नॉन कोडिंग है, ठीक है, और कुछ पार्ट क्या है, इसमें कोडिंग हो गया। ये देखिए बीच बीच में जो पार्ट दिखा रहा हूं मैं, ये क्या हो गया आपका, ये नॉन कोडिंग पार्ट है, ठीक है। ये वाला, ये क्या है, इंट्रॉन्स है, ये इंट्रॉन्स हो गए। और जो येलो वाला पार्ट है वो क्या हो गया, एक्सॉन हो गया। तो दो तरीके का पार्ट इसमें नजर आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हेटेरोजीनस। और न्यूक्लियस में बन रहा है तो हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। अब इसी आरएनए में चेंज किया जाएगा और बनेगा मैच्योर आरएनए, कंप्लीट आरएनए। चेंज कैसे किया जाएगा, वो 3 स्टेप होते हैं। इसी प्रोसेस को तो बोलते हैं ना चेंजिंग, इसी प्रोसेस से होगा। कितने स्टेप्स होते हैं इसमें, तो स्टेप्स इसमें 3 होते हैं। पहला स्टेप जो होगा वो क्या होगा, कैपिंग, ठीक है। फर्स्ट को बोलेंगे कैपिंग, दूसरा स्टेप टेलिंग, तीसरा क्या है, स्प्लाइसिंग, दूसरा है टेलिंग, और थर्ड स्टेप हो गया स्प्लाइसिंग। थर्ड स्टेप क्या हो गया, स्प्लाइसिंग। तीनों को समझ लीजिए, कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग क्या होती है। और एक चीज और जानिए, ये चीज कहाँ होती है, केवल यूकैरियोटिक डीएनए, यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट में ये सब नहीं होता है। ओनली इन यूकैरियोट्स, ओनली इन यूकैरियोट्स, ठीक है। यूकैरियोट्स में ही देखने को मिलेगा प्रोसेसिंग, स्प्लाइसिंग वगैरह। समझ में आया। अब कैपिंग का मतलब क्या होता है, ये जो इसमें 5 प्राइम एंड था, इसमें क्या है, ये 3। अच्छा बताइए, ये 5 प्राइम एंड है और ये क्या है, 3 है, तो ये वाला कौन सा होगा, ये 3 होगा ना, डीएनए से बनना है ना, डीएनए का ये 3 बोला जाएगा, और ये क्या बोला जाएगा, 5, ठीक है। तो ये 5 और 3 आरएनए है, ये हो गया आरएनए, मैसेंजर आरएनए मान लीजिए। कौन सा हो रहा है, ये मैसेंजर आरएनए है, ठीक है, जिससे प्रोटीन बननी है। अब इसमें क्या होगा, इसमें एक कैप लगेगा। जो 5 प्राइम एंड देख रहे हैं, पहला स्टेप कौन सा हो गया, कैपिंग।
तो 5 नंबर जो 5 प्राइम एंड है उस पर क्या लग जाएगा, एक कैप लग जाएगा। ठीक है, 5 प्राइम एंड पर एक कैप लगा दे रहे हैं इसमें। ये आपके एक्सॉन्स हो गए, ये एक्सॉन्स हो गए, और बीच में क्या हो गया इसमें, इंट्रॉन्स। ये बीच बीच में है इंट्रॉन्स। तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें एक 5 प्राइम एंड पर लगेगा कैप। ये लग गया कैप। ये कैप किस चीज का है, 7 मिथाइल ग्वानोसिन का बना होता है। 7 मिथाइल ग्वानोसिन का बना है। तो कैपिंग में कैप लगेगा, 5 प्राइम एंड पर क्या लगेगा, एक कैप लगेगा। और कैप किस चीज का बना होगा, वो बना होगा 7 मिथाइल ग्वानोसिन का बना होगा। ठीक है, अभी बताएंगे कैपिंग क्यों की जाती है। इसमें एक एंजाइम यूज होता है, बिना एंजाइम के कैप नहीं लगेगा। एंजाइम कौन सा है, ग्वानिल, GUANYL, ट्रांसफरेज एंजाइम का नाम है जो इस कैप को लगाएगा। ये एंजाइम है। ठीक है, इसी एंजाइम से क्या होगा, ये कैप अटैच किया जाएगा। एक्चुअली ये ग्वानोसिन में, अगर ग्वानोसिन जानते हैं, ग्वानिन प्लस शुगर कॉल्ड ग्वानोसिन, और उसमें अगर 7 नंबर कार्बन पर मिथाइल लगा देंगे तो बन जाएगा ग्वानोसिन, 7 मिथाइल ग्वानोसिन। ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड है कि न्यूक्लियोसाइड है, ये ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड है कि न्यूक्लियोसाइड है, साइड है। वो टाइड तब बनेगा जब फॉस्फेट लगेगा। तो 7 मिथाइल ग्वानोसिन। ठीक है, लेकिन यहाँ आगे एक चीज और, मोनोफॉस्फेट, इसमें भी फॉस्फेट रहेगा। 7 मिथाइल ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट लगता पूरा, क्योंकि फॉस्फेट तो रहेगा ही ना। अरे बिना फॉस्फेट, क्योंकि जैसे आप डीएनए में न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ते हैं तो एक फॉस्फेट तो रहता है ना उसमें, तो फॉस्फेट तो रहेगा इसके साथ में। और ये कहाँ जुड़ रहा है, 5 प्राइम एंड पर जुड़ रहा है। ठीक है, 7 मिथाइल ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट का एक कैप लगेगा इस एंजाइम की मदद से। ये कैपिंग हो गया। टेलिंग क्या होता है, टेलिंग में ये जो आपका 3 प्राइम एंड देख रहे हैं, इस पर एडेनिन की बनी हुई टेल लग जाएगी, एडेनिन की। ठीक है, तो टेलिंग में क्या होगा, एक पॉली ए टेल। पॉली ए का मतलब समझ रहे हैं, ढेर सारे एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो पॉली ए टेल अटैच हो जाएगी, अटैच होती है किस पर, एट 3 प्राइम एंड ऑफ mRNA। जो mRNA बना हुआ है इसके 3 नंबर एंड पर क्या लग जाएगा, एक पॉली ए टेल। कितने एडेनिन के न्यूक्लियोटाइड रहेंगे, पॉली ए का मतलब ढेर सारे एडेनिन के न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉली एडिनाइलेट लिखा है बुक में, या फिर पॉली एडिनाइलिक एसिड। एक्चुअली में जुड़ता क्या है, पॉली एडिनाइलेट जुड़ता है, एडिनाइलेट जुड़ता है। अच्छा ये बताइए, मैंने आपको बताया था एडेनिन है, एडेनिन में जब आप जोड़ेंगे शुगर तो बनेगा एडिनोसिन, बनेगा ना, वो न्यूक्लियोसाइड है। और इसमें जब फॉस्फेट जोड़ देंगे तो बन जाएगा एडिनाइलिक एसिड। और एडिनाइलिक एसिड को एडिनाइलेट भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, एडिनाइलेट, क्योंकि बॉडी के अंदर जो एसिड होते हैं, जैसे मैलिक एसिड का दूसरा नाम मैलेट, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेट। ठीक है, तो एडिनाइलिक एसिड का एडिनाइलेट हो जाता है। एसिड को एट के रूप में भी लिखा जाता है। तो इसीलिए पॉली एडिनाइलेट का मतलब ढेर सारे एडिनाइलेट या ढेर सारे एडिनाइलिक एसिड। ये सब है क्या है, ये सब न्यूक्लियोटाइड्स ही तो हैं। देखिए न्यूक्लियोटाइड है ना, ये एडेनिन वाला न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा करके। कितने जुड़ेंगे, 200 से लेकर के 200 से लेकर के 300 एडेनिन के न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे वहां पर आकर के। एंजाइम भी लगेगा, पॉली एडिनाइलेट पॉलीमरेज फॉस्फोराइलेज, एंजाइम नोट कर लीजिए कौन सा एंजाइम ये काम करेगा। ये एंजाइम होगा पॉली एडिनाइलेट
फॉस्फोराइलेज, फॉस्फोराइलेज ये एक टाइप का क्या है, ये एक टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, एक तरीके का ये आरएनए पॉलीमरेज ही है और कुछ नहीं है। आरएनए पॉलीमरेज का एक टाइप होता है, ठीक है। तो आरएनए प्रोसेसिंग में जब आरएनए बनता है उस पर 5 प्राइम एंड पर एक कैप लगेगा, कैप बना होगा 7 मिथाइल ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट का। उस कैप को जोड़ने का काम करेगा ग्वानिलिन ट्रांसफरेज एंजाइम, यहाँ ट्रांसफरेज रहता है, यहाँ फॉस्फोराइलेज होता है, ध्यान रखिएगा। और टेलिंग में क्या होता है, 3 प्राइम एंड पर एक एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स की, एडेनिन वाला न्यूक्लियोटाइड्स जिसको आप एडिनालिक एसिड कहते हैं या एडिनाइलेट कहते हैं, चूंकि ढेर सारे हैं तो पॉली बोला जाएगा, जुड़ जाएंगे एडेनिन के न्यूक्लियोटाइड। कितने जुड़ेंगे, 200 से 300 जुड़ जाएंगे। कौन सा एंजाइम, पॉली एडिनाइलेट फॉस्फोराइलेज जुड़ेगा, ठीक है। ये हो गया कैपिंग और टेलिंग, समझ में आया। एक चीज और जानिए, ये एडेनिन जो जुड़ रहे हैं, जैसे कोई भी न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है तो डीएनए से जब आरएनए बनता है या डीएनए से डीएनए बनता है, सोचिए डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए, तो यहाँ एडेनिन है तो क्या आएगा, यूरेसिल आएगा। ग्वानिन है, आरएनए में आएगा साइटोसिन, और साइटोसिन है तो आरएनए में क्या आएगा, ग्वानिन। ये आरएनए बना, ये टेम्पलेट डिपेंडेंट है। जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अब तक आप पढ़ते थे, वहां क्या हो रहा था, वहां पर एक टेम्पलेट के हिसाब से लगता था न्यूक्लियोटाइड। यहाँ न्यूक्लियोटाइड किसी के हिसाब से नहीं लगा, ये टेम्पलेट को कॉपी नहीं किया, ऊपर कुछ नहीं है ना, ऊपर कुछ नहीं है, किसी को कॉपी करके थोड़ी ना लगा है, ये किसी टेम्पलेट को नहीं कॉपी किया ना, ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट है, ये कोई किसी पर निर्भर नहीं है कि ऊपर रहेगा टी तो लगेगा ए, नहीं, ए लगातार लग गया यहाँ पर, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। तो कैपिंग में जो 5 प्राइम एंड पर जो आपको लगा है ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, वो भी क्या है, साइटोसिन के हिसाब से तो नहीं लगा ना, कि कहीं साइटोसिन लगा हो ऊपर, बताइए इसके ऊपर कहीं साइटोसिन दिख रहा है कि उसी के हिसाब से लग गया हो, ये ग्वानिन नहीं ना। तो ये कैपिंग और टेलिंग टेम्पलेट इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, टेम्पलेट पर डिपेंड ही नहीं करता है, ये किसी के हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर नहीं लग रहा, ये अपने आप लग रहा है। इस चीज को समझ रहे हैं ना, ये समझ रहे हैं ना। पॉली एडिनाइलेशन सही है, कोई दिक्कत नहीं, पॉली एडिनाइलेशन हो रहा है, ठीक है। पॉली एडिनाइलेट की टेल लग रही है, लेकिन ये किसी के हिसाब से नहीं लग रहा है, ये ऊपर थाइमिन नहीं है ना, सिंगल स्ट्रैंड एमआरएनए होता है तो डायरेक्ट जुड़ रहा है, तो टेम्पलेट पे निर्भर नहीं है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट है। ये कैपिंग भी टेम्पलेट इंडिपेंडेंट होती है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। तुम नोट नहीं कर रहे हो, देख रहे हैं हम, तो अब तो नहीं छूट रहा ना, तो ये भी छूट जाएगा, नहीं नोट करेंगे तो। आप यहाँ नोट कर लीजिएगा, स्प्लाइसिंग में आगे बताने जा रहा हूं, लिखिएगा कैपिंग एंड टेलिंग, ये क्या है, दोनों टेम्पलेट इंडिपेंडेंट हैं, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट स्टेप हैं दोनों ये। यहाँ टेम्पलेट से कोई लेना देना नहीं है कि ऊपर क्या है, ऊपर कुछ है ही नहीं है। समझ में आया? और नहीं समझ में आया तो देखिए ऐसे एक बार और देखिए, जैसे अगर डीएनए में है, यहाँ पर एडेनिन ये है, ये सीक्वेंस है, आप बोलते हैं डीएनए से डीएनए बनता, तो इसके हिसाब से लगता है ना, टी इसके हिसाब से डीएनए पॉलीमरेज। अगर आरएनए बन रहा है तो आरएनए पॉलीमरेज आएगा तो इसी के हिसाब से तो जोड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको जो है आरएनए बन गया आपका ये, अब आपको यहाँ कुछ जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, ऊपर तो कुछ नहीं है ना, तो टेम्पलेट पर निर्भर थोड़ी नहीं है, वो तो अपने हिसाब से जुड़ रहा है, तो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट है। कैप लगा है, ऊपर के हिसाब से नहीं लगा ना, कैप कहीं अपने आप लगा, ठीक। आगे कुछ बढ़ाना है तो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट बोला जाएगा। तीसरा स्टेप देखिए, थर्ड स्टेप कौन सा होता है, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब कट करना, काटा जाएगा इसमें कैंची से, ठीक है। ये आपके पास था डीएनए, ठीक है, और ये इससे क्या बना था, डीएनए से बना था एक आरएनए। आरएनए में 2 तरीके का सीक्वेंस आया था, इंट्रॉन्स थे और क्या थे, एक्सॉन्स, ठीक है। येलो कलर का ये एक्सॉन्स बनाया और ग्रीन कलर के ये आपके क्या बन गए, इंट्रॉन्स, ठीक है। ये आई है, ये आई हो गया और ये क्या है, एक्सॉन हो गया, ठीक।
एक्सॉन्स। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, कैप लगा दिया 5 प्राइम एंड पर, और 3 प्राइम एंड पर क्या लगा दिया, टेल लगा दिया। 200 से 300 के बीच में कुछ भी हो सकता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, अब होगा स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग में क्या होगा, ये जो इंट्रॉन्स है, इंट्रॉन्स को यहां से हटाया जाएगा, ठीक है। हटाने का काम कौन करेगा वो समझ लीजिए कैसे। अब ये बुक में डायग्राम बना है, ये वाला ये डायग्राम बुक में आपके बना हुआ है, वहां से देखते रहिएगा। देखिए ये कैसे हटेगा, ये इस तरीके से रहेगा, ठीक है। और ये आपका ये हो गया, और ये 3 जगहों पर, ठीक है। और देखिए ऐसे बना हुआ ना, ये इसको लूप है, मतलब इंट्रॉन्स को खींच लिया जाएगा। सीधी लाइन है, उसमें एक्सॉन्स इंट्रॉन्स एक्सॉन्स इंट्रॉन्स अल्टरनेट लगा हुआ है। इंट्रॉन्स को पकड़ करके खींचा जाएगा बीच बीच में से, और फिर काट दिया जाएगा, ठीक है। लूप के फॉर्म में खींचा जाएगा। कौन खींचेगा इसको, ये लूप बन गया ना, इंट्रॉन्स को खींच लिया गया यहाँ से ऐसे ऊपर से। कौन खींचेगा इसको, इसको खींचने का काम करेगा SNRNP, ठीक है। एक आपको एक चीज बताया था, SNRNA याद आ रहा है, स्मॉल न्यूक्लियर RNA कहाँ बनता है, न्यूक्लियस में बनता है। इसके साथ कुछ प्रोटीन्स जब जुड़ जाएंगी, इसके साथ कुछ क्या जुड़ जाएगा, प्रोटीन, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, SNRNA के साथ जब कुछ प्रोटीन जुड़ जाती हैं, ये प्रोटीन कहाँ है, न्यूक्लियस में रहती हैं, तो क्या बनता है, SNRNP, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, SNRNP, ठीक है। समझ में आया। SN फुल फॉर्म इसका ये है, स्मॉल, S का मतलब स्मॉल न्यूक्लियर, न्यूक्लियस में बना है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। राइबो क्यों है, क्योंकि RNA है, और RNA है, राइबो न्यूक्लियो हो गया, प्रोटीन है, प्रोटीन भी जुड़ रहा है साथ में, स्मॉल न्यूक्लियो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। राइबो न्यूक्लिक एसिड है, RNA प्रोटीन है, भाई RNA क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड साथ में प्रोटीन जुड़ गया, ये बन का रहा है, ये आपके न्यूक्लियस में बना। किसकी मदद से बना है, छोटा सा RNA था, तो स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, SNRNP बोलते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, स्नप्स। इसको अगर प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इसका दूसरा नाम कर लिख लीजिएगा, इसको SNURPS, स्नप्स बोलते हैं, ठीक है। SNURPS हिंदी में लिख रहा हूं, हाँ ये RNPs है वो, जो कि प्लूरल हो जाएगा, स्नप बोलते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं स्नप्स, ठीक। SNRNP भी बोलते हैं या स्नप्स बोला जाता है। ये है क्या चीज, ये है प्रोटीन और RNA का एक ग्रुप है, जो इस इंट्रॉन्स को खींच करके, और ये काटेगा, देखिएगा अभी इंट्रॉन्स को पकड़ के खींचेगा, और क्या है, कट मारेगा यहाँ पर, ठीक। अब क्या होगा, यही चीज यहाँ पर आ रही है आपके, देखिए ये चीजें, ये बुक में बना होगा इस तरीके से, ये देखिए ये आ गया, ये क्या है, प्रोटीन है, ये क्या चीज है, ये प्रोटीन है, और ये भी प्रोटीन है, और ऊपर क्या आ गया, ऊपर लगेगा इस पर ये SNRNA, ये क्या है, SNRNA। तो SNRNA और प्रोटीन दोनों को मिला के क्या बनता है, दोनों को मिला करके स्नप्स बनता है, नहीं बनता, ऊपर लिखा भी है मैंने, SNRNA और प्रोटीन मिलकर के स्नप बना देगा, और स्नप इसको पकड़ करके खींच करके और कट मारेगा भी ये, ठीक है। इसी को स्प्लाइसोसोम भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, स्प्लाइसोसोम भी बोला जाता है, इसका दूसरा नाम है, और स्प्लाइसियोसोम्स कहते हैं, ठीक है। अब कट कैसे लगेगा, देखिए यहीं से कट लगेगा अभी। अब देखिए यहां पर ये आया अगला स्टेप, और ये देखिए इस तरीके से ये हो गया, और ये जितना भी चीजें हैं ये कट करके क्या हो जाएंगी, यहां से निकल जाएंगी। अब ये देखिए ये पूरा मैं बना रहा हूं, यहां से कट गया, कटाइए, काट दिया। अब काटने के बाद ये हट भी जाएगा, मैं हटा भी दे रहा हूं, सब हट जाएंगे। बीच में आपको एक गैप नजर आएगा, क्या नजर आएगा, एक गैप।
तो यहाँ बीच में बन जाएगा एक गैप, बनेगा कि नहीं बनेगा गैप, ठीक है। उस गैप को सील कौन करेगा, आरएनए लाइगेज। जैसे वहां डीएनए लाइगेज सील करता था डीएनए रेप्लिकेशन में, तो अब आएगा आरएनए लाइगेज। आरएनए लाइगेज वो क्या करेगा, वो सील करेगा गैप को। ये जो गैप बीच में बनेगा, इसको हटाने के बाद में गैप बना, इस गैप को सील हो जाएगा। तो ये लास्ट में जाकर के आपके पास कंप्लीट मैसेंजर आरएनए बन जाएगा। ये क्या है, एमआरएनए। ये कैसा एमआरएनए है, प्रोसेस्ड है। प्रोसेस्ड का मतलब ये मैच्योर है, इसकी प्रोसेसिंग हो गई है, ठीक है। मैच्योर आरएनए बन जाए। इंट्रॉन्स को हटा दिया जाता है, एक्सॉन्स को जोड़ दिया जाता है। तो 3 स्टेप में ये स्प्लाइसिंग, 3 स्टेप में प्रोसेसिंग हुई, कैपिंग हुआ, टेलिंग हुआ और स्प्लाइसिंग हुआ। अब तीनों का कारण जान लीजिए, रीजन समझ लीजिए कि रीजन प्रोसेसिंग की जरूरत क्या है, आरएनए की प्रोसेसिंग क्यों कराई जाती है। कैपिंग और टेलिंग का रीजन, कैपिंग और टेलिंग क्यों कराई जाती है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में ही सब कुछ होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में तो होता ही नहीं है सब। ये आपके पास न्यूक्लियस है, डीएनए से आरएनए कहाँ बनता है, न्यूक्लियस में। अगर ये आरएनए बिना प्रोसेसिंग के बाहर चला जाएगा, कहाँ, सेल के साइटोप्लाज्म में चला गया, बिना कैप लगाए और बिना टेल लगाए, बिना कैप और बिना टेल के अगर ये चला जाएगा तो ये वहां पर कट कर दिया जाएगा। क्योंकि सेल के साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, इसको न्यूक्लिक एसिड है ना ये, अरे आरएनए है ना ये, तो आरएनए को तोड़ सकते हैं वो, तो आरएनए तो टूट जाएगा तो प्रोटीन बनेगा ही नहीं फिर, ठीक है। तो कैपिंग एंड टेलिंग प्रोटेक्ट द मैसेंजर आरएनए इन द सेल साइटोप्लाज्म अगेंस्ट द न्यूक्लियस एंजाइम। न्यूक्लियस एंजाइम के अगेंस्ट में उसको क्या करते हैं, बचाव देते हैं, सुरक्षा देते हैं, किससे, न्यूक्लियस से, ताकि वो उसको तोड़ ना पाए। तो कैपिंग और टेलिंग का रीजन लिख लेंगे। पहला रीजन लिखेंगे, कैपिंग और टेलिंग क्यों होती है। कैपिंग एंड टेलिंग का रीजन क्या है, इट प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्ट एमआरएनए को इन सेल साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस में कोई समस्या नहीं है, जब साइटोप्लाज्म में जाएगा तब समस्या होगी। सेल साइटोप्लाज्म में सुरक्षा देगा, किसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देगा, अगेंस्ट न्यूक्लियस एंजाइम, जो न्यूक्लिक एसिड को इसको तोड़ सकते हैं। समझ आया, ये तो रीजन हो गया कैपिंग और टेलिंग का रीजन। एक फायदा और होता है कैपिंग और टेलिंग का, कि बिना कैप और बिना टेल लगाए, कैप और टेल, जैसे रेलगाड़ी जब रुकती है प्लेटफॉर्म पर, तो जो इंजन होता है वो एक पर्टिकुलर जगह पर जाके रुकता है, और लास्ट का गार्ड का डिब्बा भी एक पर्टिकुलर जगह पर होता है। ऐसे ही जब सेल के साइटोप्लाज्म में जब प्रोटीन बननी होती है, तो आप जानते हैं राइबोसोम आकर के जुड़ जाते हैं एक साथ ना, राइबोसोम का प्लेटफॉर्म बनता है, और मैसेंजर आरएनए जब आकर के अटैच करेगा, ये रेलगाड़ी है देखिए, अटैच करेगा, तो अगर कैप जो है और टेल नहीं लगा रहेगा, तो कैप और टेल क्या करते हैं, ये मैसेंजर आरएनए को राइबोसोम के साथ अटैच कराने में मदद करते हैं। एक काम इनका ये भी होता है, ठीक है। एक तो सुरक्षा दिया, दूसरा है अटैचमेंट, दूसरा काम क्या है, हेल्प्स अटैचमेंट ऑफ एमआरएनए ओवर राइबोसोम, राइबोसोम के ऊपर अटैच कराने में मदद करेंगे। स्प्लाइसिंग क्या होती है, स्प्लाइसिंग का कारण क्या है, देखिए क्यों अनवांटेड सीक्वेंस को काटा जाता है, क्योंकि वो किन्हीं उनके हिसाब से कोई कोडोन ही नहीं है, कोई अमीनो एसिड ही नहीं है। जो बीच में ये इंट्रॉन्स है, इनके हिसाब से प्रोटीन नहीं बन सकती है, इनके अकॉर्डिंग कोई अमीनो एसिड नहीं है, तो बीच बीच में ये पता लगा गैप बना देंगे। अगर इनको नहीं हटाया जाएगा तो जब प्रोटीन बननी होगी आरएनए पर, जब राइबोसोम पर जब ये आएगा मैसेंजर आरएनए, जब प्रोटीन बनने की बारी आएगी, तो बीच बीच में जहां जहां क्या रहेगा, इंट्रॉन्स रहेंगे, उसके हिसाब से कोई अमीनो एसिड जुड़ेगा नहीं, तो प्रोटीन बनेगा कैसे, फिर सोचिए, गैप नहीं आ जाएगा बीच बीच में, पता लगा यहाँ अमीनो एसिड जुड़ गया, फिर खा लीजिएगा, फिर यहाँ जुड़ गया, फिर खा लीजिएगा, तो प्रोटीन कैसे बनेगा। तो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती है, इनके हिसाब से कुछ अमीनो एसिड कोई होता नहीं, इसलिए इनको हटाना ही बेहतर होता है।
समझ में आया? तो स्प्लाइसिंग क्यों होती है? टू रिमूव द अनवांटेड, टू रिमूव हटाने के लिए, टू रिमूव नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, नॉन कोडिंग सीक्वेंस, आरएनए में जो सीक्वेंस आपके पास में, आरएनए में जो सीक्वेंस क्या है, नॉन कोडिंग है, उन्हीं को क्या कहते हैं? उन्हीं को बोलते हैं इंट्रॉन्स। तो इंट्रॉन्स को हटाने के लिए क्या होती है? स्प्लाइसिंग होती है। और स्प्लाइसिंग में एंजाइम यूज होता है, ठीक है। अच्छा, स्प्लाइसिंग में कौन सा एंजाइम यूज होता है? यही जो है ना, ये प्रोटीन है ना, ये आरएनए देख रहे हैं, यही आरएनए एंजाइम का काम करेगा। एसएनआरएनए और ये प्रोटीन, ये दोनों मिलकर के यहाँ एंजाइम का काम करेंगे। समझ में आया? तो उसको काटेंगे। तो ये कैपिंग और टेलिंग हो गया। अब एक लास्ट लाइन बुक में लिया, जेनेटिक कोड। देखिए टॉपिक दिया, जेनेटिक कोड मिला आपको, उसके ऊपर में एक पैराग्राफ समझाया गया है बड़ा बढ़िया सा। उस पैराग्राफ को थोड़ा सा आप समझ लीजिए। मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूं, देखिए आप सब जानते हैं। और एक चीज और देखिए, इन प्रोकैरियोट में कोई आरएनए प्रोसेसिंग, कोई प्रोसेसिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? प्रोकैरियोट में कुछ नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होती है? कारण समझिए। कारण ये है कि प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साथ साथ चलता है। समझ में आया? अभी समझा रहा हूं, पहले लिख लीजिए। पहला रीजन क्या है? रीजन में लिख रहा हूं कि प्रोसेसिंग क्यों नहीं होती है, उसका रीजन क्या है? रीजन दो हैं उसके। पहला रीजन है कि ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन का मतलब डीएनए से आरएनए बनना, एंड ट्रांसलेशन ये क्या होता है? साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ। क्या होगा? ये साथ साथ होता है। जबकि यूकैरियोट्स में सक्सेसिवली होता है। सक्सेसिवली का मतलब जानते हैं? एक के बाद एक। और साइमल्टेनियसली होता है साथ साथ, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेस साथ साथ हैं, इसीलिए नो कैपिंग एंड टेलिंग, कोई कैपिंग और टेलिंग नहीं होती है। उसका कारण समझिए। जैसे ये प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस तो होता नहीं है, नहीं होता ना। तो न्यूक्लियस नहीं होता है तो फायदा क्या मिलता है? प्रोकैरियोट में ये डीएनए है, जिस डीएनए से जितना आरएनए बन गया, सोचिए इतना आरएनए बन गया डीएनए से, ये आपके पास आरएनए बन गया, इतना बन गया। ये जितना आरएनए बन जाता है उससे तत्काल वे में तुरंत प्रोटीन बन जाते, फिर और आरएनए बन गया इससे, और प्रोटीन, और आरएनए बना, और प्रोटीन। जितना आरएनए, मतलब जैसे जैसे आरएनए बनता रहता है वैसे वैसे साथ में प्रोटीन भी बनती रहती है। तो ये आरएनए फ्री नहीं रहता है भाई। ये जब फ्री रहेगा तभी तो इसको कोई काटेगा। जैसे कोई बड़ा आदमी बॉडीगार्ड के साथ ना चले तो उसको मार दिया जाएगा, ठीक है। वैसे ही है ये जो न्यूक्लियस है यहाँ पर, जो इसको किल कर सकते हैं। किसको? आरएनए जो बना था। तो किल कैसे करेंगे जब वो खाली दिख ही नहीं रहा है? जितना आरएनए बना तुरंत प्रोटीन बन गया, जितना आरएनए बना तुरंत प्रोटीन बन गया। तो आरएनए जब फ्री ही नहीं है तो इसको कैसे कोई किल कराएगा? क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन आरएनए बना, साथ में क्या हो गया? तत्काल ट्रांसलेशन हो गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ न्यूक्लियस नहीं है तो राइबोसोम सब कहां पहुंच जाते हैं? तुरंत ही साइटोप्लाज्म में तो सब कुछ हो रहा है ना। प्रोकैरियोट में डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन सब का सब साइटोप्लाज्म में है। लेकिन यूकैरियोट में क्या होता है? यूकैरियोट में ये न्यूक्लियस में आरएनए बना, अब ये न्यूक्लियस से निकल करके पूरा बाहर जाएगा। राइबोसोम तो अंदर नहीं जाएंगे ना, न्यूक्लियस में राइबोसोम जाएंगे नहीं प्रोटीन बनाने। प्रोटीन कहां बनती है? बाहर। तो ये आरएनए जो बना अंदर, उसको तो बाहर जाना पड़ेगा। बाहर जाएगा तो पूरा कंप्लीट बन करके तभी तो जाएगा। पूरा कंप्लीट बन जाएगा तभी जाएगा। और जैसे वो बाहर जाएगा तो तुरंत क्या हो जाएगा? ब्रेक कर दिया जाएगा। यहाँ पर वो क्या है? जैसे थोड़ा सा बना तुरंत उससे प्रोटीन बन गया। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन अंदर हो रहा है, ट्रांसलेशन बाहर हो रहा है। दोनों अलग अलग जगह पर है, अलग अलग टाइम पर हो रहे हैं। इसलिए आरएनए फ्री घूमता है और उसको मार दिया जाता है। समझ में आया? तो कैपिंग और टेलिंग नहीं होती है। उसका कारण यह है कि दोनों प्रोसेस साथ में चलते हैं। और स्प्लाइसिंग नहीं होती है, दूसरा एक रीजन और,
कि यहाँ पर कोई स्प्लाइसिंग नहीं होती है। उसका कारण क्या है भाई? प्रोसेसिंग में 3 स्टेप होते हैं ना, कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग। कैपिंग और टेलिंग नहीं होती है, उसका रीजन मैंने समझा दिया। और स्प्लाइसिंग क्यों नहीं होती है? क्योंकि इंट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो नो इंट्रॉन्स आरएनए में, आरएनए में कोई इंट्रॉन्स नहीं है, इसलिए नो स्प्लाइसिंग। तो तीनों स्टेप होता ही नहीं है, इसलिए प्रोसेसिंग नहीं होती है। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं होगा इसमें। तो ये हो गया प्रोकैरियोट्स। अब एक लाइन बुक में बहुत बढ़िया से समझाया गया, उसको आप समझ लीजिए। ठीक है, वो देखिए क्या बोल रहा है। हमने आपको बताया कि स्प्लिट जीन कहाँ होती है, बताइए। स्प्लिट जीन ऐसी जीन जो स्प्लिट होती है। स्प्लिट का मतलब समझते हैं? डीएनए में अगर ये जीन, मैं कह रहा हूं इतना बड़ा हिस्सा जीन है, और इस जीन में हमने कहा ये पार्ट काम वाला है और बाकी बचा हुआ हिस्सा बेकार का है, इससे कुछ बन सकता है जिसको बोलेंगे एक्सॉन, इससे कुछ नहीं बनेगा, ये बोला जाएगा इंट्रॉन्स। तो किसी भी जीन में अगर 2 तरीके के पार्ट आपको नजर आ रहे हैं, ऐसे पार्ट भी हैं जो कुछ बना सकते हैं प्रोटीन, और ऐसे पार्ट भी जिनसे कोई प्रोटीन नहीं बनेगी, तो ऐसी जीन को बोलते हैं स्प्लिट जीन। वो स्प्लिट है, वो टुकड़ों में जीन लगी हुई है। ठीक है, समझ में आ रहा? प्रोकैरियोट में ये जीन नहीं होती है। प्रोकैरियोट में जो जीन है उसमें तो इंट्रॉन्स होता ही नहीं है, सबका काम वाला पार्ट होता है। इसमें तो बीच बीच में ऐसे कबाड़े पार्ट भरे हुए हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। तो स्प्लिट जीन की वजह से, स्प्लिट जीन कहाँ देखने को मिलती है? यूकैरियोट में। ठीक है, और हम जानते हैं यूकैरियोट के डीएनए में या आरएनए में इंट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? इंट्रॉन्स। अब इसमें पढ़िए, उसी जेनेटिक कोड के ऊपर एक लाइन लिखी गई है, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द एंसेंट फीचर ऑफ द जीनोम। यहां लिख दे रहे हैं, ये स्टेटमेंट में आता है, नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके। जो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट ये कहाँ देखने को मिलता है? इन यूकैरियोट्स में, जानते हैं, हम जानते हैं होता है। ठीक, ये आपको यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है। ये एक जीनोम का एंसेंट फीचर है, एज एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम। जीनोम जानते हैं क्या होता है? बताएंगे कोई जीनोम? कितनी बार बता चुके हैं, जीनोम नहीं जानते हैं, बताइए। हमारी हर सेल डिप्लॉयड होती है ना, होती है ना डिप्लॉयड। तो डिप्लॉयड में मतलब 2 सेट में हर क्रोमोसोम, एक सेट में जितनी जीन्स होती हैं, एक सेट में हैप्लॉयड सेट में जितनी जीन्स हैं सारे को मिला दीजिए, सब जीनोम बोला जाता है। टोटल जीन्स प्रेजेंट इन द हैप्लॉयड सेट ऑफ द क्रोमोसोम कॉल्ड जीनोम। स्पर्म में कितने क्रोमोसोम? 23। तो स्पर्म में तो हैप्लॉयड कंडीशन होती है ना, ओवा में 23 हैप्लॉयड कंडीशन होती है नहीं। हर सेल में हमारी डिप्लॉयड कंडीशन है, 23 इधर 23 इधर। तो 23 इधर वाले में या 23 इधर वाले में जितनी जीन्स होती हैं हैप्लॉयड वाले में, वो सब क्या होती हैं? जीनोम बोले जाती हैं। तो जीनोम लिख लीजिएगा, टोटल जीन्स। टोटल जीन्स कितनी टाइप की जीन्स है? संख्या नहीं, कितनी जीन्स टोटल है उसमें? एन हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के हैप्लॉयड अगुणित जोड़े में जितनी जीन्स होती हैं सारी जीन्स को मिलाकर के बोलते हैं जीनोम। अब स्प्लिट जीन अरेंजमेंट क्या है? ये जीनोम का, हमारे जीनोम का एक पुरातन फीचर है, बहुत पहले का है। ठीक है, मतलब ये कोई नई चीज नहीं है। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट ये बहुत पहले की चीज है। जैसे जीनोम का, जैसे जीन आप जानते हैं प्रोकैरियोट में इंट्रॉन्स होते हैं कि नहीं होते हैं? नहीं होता है। लेकिन आर्की बैक्टीरिया जो सबसे पहला बैक्टीरिया पुराना, उसमें मिलता है इंट्रॉन्स। तो सबसे पुराने जो सबसे पहले देखा जाए प्रोकैरियोट आया कि यूकैरियोट? सबसे पहले प्रोकैरियोट आया, देन यूकैरियोट आया। प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया होते हैं, फिर आर्की बैक्टीरिया भी होते हैं। तो जितने बैक्टीरिया उनमें तो इंट्रॉन्स नहीं है, लेकिन जो सबसे पुराना बैक्टीरिया, उसको आप कहते हैं आर्की बैक्टीरिया, प्राचीन बैक्टीरिया, उसमें मिलता देखने को।
क्या चीज देखने को मिलता है? इंट्रॉन्स, मतलब उसका जो जीन है वो स्प्लिट जीन है। किसका? आर्कीबैक्टीरिया। वही चीज हमारे अंदर भी है, यूकैरियोट्स में वही चीज है। तो आज जो हम लोग जीनोम में स्प्लिट जीन यूकैरियोट्स में देखते हैं, ये बहुत पुरानी चीज है, क्योंकि ये आर्कीबैक्टीरिया में भी देखने को मिलता है, पुरानी चीजों में भी मिलता है, एंसेंट फीचर है जीनोम का। एक लाइन समझ में आया होगा। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट, इंट्रॉन्स का होना। दूसरा मैं लिख रहा हूं, पहला इंपॉर्टेंट लाइन हो गया, दूसरा है प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स का होना इज रेमिनिसेंट, एंटीक्विटी, इंट्रॉन्स का आज के समय मिलना, ये क्या? रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी। लाइन लिखा है ये से, ये लाइन समझ रहे हैं कि इंट्रॉन्स का मिलना, रेमिनिसेंट का मतलब याद दिलाना, एंटीक्विटी का मतलब प्राचीन का। ठीक है, एंटीक्विटी का मतलब होता है ओल्ड वर्ड, पुराने समय की याद दिलाता है ये, रिमेंबर। वही सेम चीज है, उसी को थोड़ा सा चेंज है, कुछ नहीं, ऊपर वाली लाइन ही है। क्योंकि स्प्लिट जीन अगर है तो जाहिर सी बात है इंट्रॉन्स होगा। तो इंट्रॉन्स किस चीज का याद दिलाता है? पुराने समय की हमको याद दिलाता है, क्योंकि पुराने समय मतलब जो प्राचीन ऑर्गेनिज्म हुआ करते थे उनमें भी इंट्रॉन्स होते थे। ठीक है, तो प्रेजेंट इंट्रॉन्स का मिलना यूकैरियोटिक सेल में आज के समय में किसका? जो रेमिनिसेंट का मतलब याद दिलाता, रिमेंबर करता, किसको? एंटीक्विटी का मतलब ओल्ड वर्ड को। ठीक है, और एक और लिखा है, स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ड। इसी में लिखा हुआ, एंड स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ड। देखिए ये दो लाइन है। पहली लाइन ये लिखी गई है कि अगर स्प्लिट जीन है तो वो क्या है? हमारे जीनोम, वो एक जीनोम का एक पुराना फीचर माना जाता है स्प्लिट जीन का मिलना, क्योंकि आर्कीबैक्टीरिया में भी क्या है? स्प्लिट जीन। इंट्रॉन्स मिल रहे हैं, इंट्रॉन्स क्या बताता है? याद दिलाता है पुराने समय की। और स्प्लाइसिंग भी, इंट्रॉन्स और स्प्लाइसिंग, देखिए इंट्रॉन्स कहाँ मिलते हैं? अभी दिखाया इंट्रॉन्स यूकैरियोटिक सेल में, और स्प्लाइसिंग जहां इंट्रॉन्स होगा वहीं तो स्प्लाइसिंग होगी ना। अरे अगर इंट्रॉन्स नहीं है तो स्प्लाइसिंग की जरूरत ही क्या है? प्रोकैरियोट में नहीं होता ऐसा। तो इंट्रॉन्स का मिलना और स्प्लाइसिंग का होना, ठीक है, इंट्रॉन्स का मिलना हमको याद दिलाता है पुराने समय की। अब बताइए पुराने समय में कौन डोमिनेंट था? आरएनए था कि डीएनए था? आरएनए वर्ड पढ़ा ना, प्राचीन जेनेटिक मटेरियल कौन सा? सबसे पहला आरएनए है। आरएनए वर्ड का मतलब पहले आरएनए का साम्राज्य था, आरएनए की बहुत वैल्यू दी जाती थी, आज भी वैल्यू है, लेकिन पहले चूंकि आरएनए ही था तो आरएनए का ही पूरा साम्राज्य था, आरएनए वर्ड बोलते हैं। उसके बाद डीएनए आया, जेनेटिक मटेरियल, लेकिन आज भी आरएनए को कम वैल्यू नहीं दी जाती है, भले डीएनए आ गया है। क्यों? देखिए लिखा है आज भी क्या है? आरएनए डोमिनेंट है। डोमिनेंस मतलब इंट्रॉन्स का मिलना और स्प्लाइसिंग का होना, क्योंकि अगर इंट्रॉन्स है तभी स्प्लाइसिंग भी होती है। ये दोनों चीजें क्या हैं? ये बताती हैं कि आरएनए वर्ड आज भी डोमिनेंट है, या कभी डोमिनेंट हुआ करता था, आज भी उसका चलता है। तो सोचिए, आप ये सोचिए, डीएनए है आपके पास, डीएनए से क्या बना? आरएनए बना। आरएनए में बीच बीच में क्या लग गया? इंट्रॉन्स। अगर इस इंट्रॉन्स को नहीं निकाला जाएगा, जरा देख लीजिए, अगर इस इंट्रॉन्स को नहीं निकाला जाएगा तो क्या आरएनए कंप्लीट बन सकता और प्रोटीन बन सकती है? बिना इंट्रॉन्स को निकाले प्रोटीन नहीं बन सकती है। ठीक है, तो इसको वैल्यू दी जा रही है, इसका महत्व तो है कि नहीं है? इस आरएनए का, ये चूंकि मैसेंजर आरएनए जो ये बना है, इस आरएनए की वैल्यू है कि नहीं है? है वैल्यू ना। क्यों? क्योंकि अगर ये अपने अंदर से इंट्रॉन्स को नहीं काटेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगी, डीएनए से डायरेक्ट बन नहीं सकती है। तो इसका मतलब ये डोमिनेंस है आज भी। ठीक है, ये याद दिलाता है कि आरएनए के समय में डोमिनेंस था और आज भी आरएनए का काफी इंपॉर्टेंस है।
इंट्रॉन्स का मिलना और स्प्लाइसिंग का होना, ये आरएनए वर्ल्ड की हमको याद दिलाता है। जो आरएनए उस समय डोमिनेंट था और आरएनए आज भी क्या है, डोमिनेंट है। समझ में आया ये? ठीक है, क्योंकि स्प्लाइसिंग नहीं होगी अगर तो प्रोटीन नहीं बनेगी, इंट्रॉन्स हटेगा ही नहीं, फिर वो उसको तो हटाना जरूरी होता है ना। आगे देखिए टॉपिक दिया है जेनेटिक कोड क्या होता है। तो अगला है जेनेटिक कोड। अब जेनेटिक कोड में थोड़ा सा देखिए, जेनेटिक कोड क्या है, एक सीक्रेट कोड लगा होता है। कहाँ? जैसे डीएनए है ये, ठीक है, डीएनए में अगर यहाँ पर ए टी और सी है, जी ए टी ये है, जब इससे आरएनए बनेगा तो आरएनए में आएगा ए के सामने यू, टी के सामने क्या आएगा, ए आएगा, और ये जी हो गया, सी यू, और ये सी और यू और ए, ठीक है, ये बन गया क्या चीज, आपका आरएनए। तो डीएनए में जो सीक्रेट कोड था वो किसमें कॉपी हो गया, आरएनए में, और इसी के हिसाब से क्या बन जाता जानते हैं, प्रोटीन बन जाएगा। इसी के हिसाब से तो अमीनो एसिड जुड़ेगा, इसी के हिसाब से क्या जुड़ेगा, अमीनो एसिड जुड़ेंगे और क्या बन जाएगा, एक प्रोटीन बन जाएगी। तो जेनेटिक कोड का मतलब जो हम आरएनए जिसको पढ़ते हैं, आरएनए में 3 न्यूक्लियोटाइड की बनी हुई सीक्वेंस होती है जो किसी एक पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड करती है। आरएनए में सीक्वेंस लगी होती है ना, आरएनए में एक सीक्रेट कोड लगा है, उसी सीक्रेट कोड के हिसाब से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। जैसे आपने अल्फाबेट जानते हैं 26 होता है ना, अल्फाबेट को मिला करके क्या बनता है, वर्ड्स बनता है, ठीक है, उस वर्ड्स का कुछ मतलब होता है, ठीक। जैसे कैट है तो कैट, CAT कैट 3 लेटर से बन गया कैट, और कैट का मतलब बिल्ली हुआ। ऐसी यहाँ पर ये है, ये जो आपको 3 लेटर आपको आरएनए में दिखाई दे रहे हैं ना, ये तीनों लेटर को क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड है, कोडॉन है, एक सिंगल कोडॉन है, ठीक है। और इसके हिसाब से क्या होगा, एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड आकर के जुड़ेगा, जब क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो जेनेटिक कोड जो होता है वो 3 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, या फिर आप कह सकते हैं 3 बेस का बना हो सकता है, क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड में कितने बेस होते हैं, 1 होते हैं, ठीक है। 3 न्यूक्लियोटाइड या 3 बेस का एक सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस है। कहाँ मिलेगा देखने को, या आपको आरएनए में मिलेगा, ठीक है। एन कौन से आरएनए में मिलेगा बताइए, एन एम आरएनए में, मैसेंजर आरएनए में 3 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती हैं, और वो क्या करती हैं, कोड फॉर ए पर्टिकुलर अमीनो एसिड, कोड फॉर ए पर्टिकुलर अमीनो एसिड, एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करती है। कोड करने का मतलब उसके हिसाब से अमीनो एसिड जुड़ेगा जब प्रोटीन बनेगा, ठीक है। एक सीक्रेट कोड है, मैसेंजर आरएनए में होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, वो डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे गैमोव, ठीक है, GAMOW, जॉर्ज गैमोव। तो डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज गैमोव। अब एक चीज पैराग्राफ थोड़ा सा बुक में समझाया गया, उसको देख लीजिए पहले, तब आगे इसको समझेंगे, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है और जब क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो वहां पर कॉम्प्लीमेंटेरिटी होती है। कॉम्प्लीमेंटेरिटी का मतलब जानते हैं भाई, डीएनए है, डीएनए से जब डीएनए में ये सीक्वेंस लगी है, इसके हिसाब से दूसरा डीएनए बनता है, तो ए के सामने टी, टी के सामने ए, सी के सामने जी लगता ना। कॉम्प्लीमेंट्री बेस लगते हैं कि नहीं लगते हैं, ऐसे अपने मन से थोड़ी नहीं लग सकता है। जो है उसका जोड़ीदार, मतलब ए का जोड़ीदार टी होता, जी का सी होता, तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस लगता है, चाहे डीएनए बने चाहे आरएनए बने। अरे आरएनए बनेगा तो ए के सामने क्या लगेगा, यू लगेगा, बस इतना चेंज होगा, थाइमिन नहीं लगेगा, लेकिन लगता तो कॉम्प्लीमेंट्री। एक का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए में क्या होता है, यू होता है ना। तो एक लाइन में लिख रहा हूं कि रेप्लिकेशन में, नोट कर लीजिएगा, इन डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है और
या फिर एंड ट्रांसक्रिप्शन जब आरएनए बनता है तो वहां पर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्रिटी का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री बेस जुड़ता है, कॉम्प्लीमेंट्रिटी अकर्स देखने को मिलती है, ठीक है, इन बिटवीन किसके बीच में, बेस पेयर्स के बीच में। जो बेसेस जुड़ते हैं उनको वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस जुड़ता है, ये लाइन लिखा है, ठीक है। लेकिन जब प्रोटीन बनती है तो वहां ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहां लिखेंगे बट इन ट्रांसलेशन का मतलब जब प्रोटीन बनती है उसको क्या बोलते हैं, आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में कॉम्प्लीमेंट्रिटी देखने को नहीं मिलती है, नाइदर डज एनी कॉम्प्लीमेंट्री एग्जिस्ट बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड एंड अमीनो एसिड, ठीक है। यहां लिख रहे हैं नो कॉम्प्लीमेंटरिटी बिटवीन किसके बीच में, न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब बेस हो गया, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड में तो बेस होता है, एंड अमीनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड के बीच में कोई कॉम्प्लीमेंटरिटी नहीं होती है। अब इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, आ रहा है समझ में लाइन ही वाला, हाँ बताइए क्या कह रहा है ये, हाँ नहीं रिलेशन होगा लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट्रिटी वाला नहीं होगा। समझ लीजिए जैसे मैं डीएनए से जब डीएनए बनता है तो एडेनिन के सामने अगले डीएनए में क्या आएगा, थायमिन आएगा, गुआनिन लगा, साइटोसिन आएगा। जब नया डीएनए बनेगा साइटोसिन है तो गुआनिन इतना जानते हैं। अब इसी डीएनए से अगर आरएनए बनाना हो तो आरएनए बनाते समय क्या लगता है, ए के सामने यू, जी के सामने सी, सी के सामने जी आरएनए। लेकिन जब आरएनए से प्रोटीन बनानी होती है, जिसको कि बैठ जाइए, आरएनए से प्रोटीन बनती है तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। सोचिए हमारे पास आरएनए में लगा हुआ है GAC-AUG CAG और UAC-CAU, ये लगा, टी तो लगेगा नहीं, ठीक है। अब बताइए AUG 64 पीछे टेबल दिया हुआ, 64 कोडन का एक टेबल दिया एनसीईआरटी में। जब इसके हिसाब से प्रोटीन बननी होती है तो प्रोटीन कैसे बनती है, यही मैसेंजर आरएनए सेल के साइटोप्लाज्म में जाएगा, किसके ऊपर जुड़ जाएगा, राइबोसोम के ऊपर, और राइबोसोम के ऊपर जुड़ेगा। फिर जैसे ये मैसेंजर आरएनए आ गया राइबोसोम के ऊपर, ये अटैच हो गया। अब इसमें लगा है AUG, क्या लगा है AUG, तो इसके हिसाब से कौन सा अमीनो एसिड जुड़ेगा, मीथियोनाइन, इतना हम जानते हैं। लेकिन GAC के हिसाब से अब क्या जुड़ेगा, अगला कोडन कौन सा है, GAC। तो बताइए AUG में तो कॉम्प्लीमेंट्रिटी है, AUG के हिसाब से हमेशा मीथियोनाइन ही जुड़ता है और कुछ नहीं जुड़ेगा। लेकिन GAC के हिसाब से चेक करिए, उसमें कितने लिखे गए हैं, एक से ज्यादा अमीनो एसिड लिखे गए होंगे, देखिए। नहीं GAC के हिसाब से कौन कौन सा अमीनो एसिड है इसमें देखो। अरे ये कहाँ गया, तो मैं दूसरा एग्जांपल लिख देता हूं, GAC कहाँ गया, GAC एस्पार्टिक है ना, GAC क्या है, एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। इसके हिसाब से क्या लग जाएगा, एस्पार्टिक एसिड। और अगला मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है क्या चीज, CAG, ठीक है, CAG, इसके हिसाब से भी क्या लग गया, एस्पार्टिक एसिड। तो कहने का मतलब यह है कि एस्पार्टिक एसिड 2 के हिसाब से लगा ना, इसके हिसाब से भी लगा और इसके हिसाब से भी लगा, दो अलग अलग। देखिए ये भी एस्पार्टिक एसिड लगा रहा है और ये भी एस्पार्टिक एसिड ही लगा रहा है, जबकि ये कोडॉन अलग है और ये कोडॉन क्या है, अलग कोडॉन है ना। वहां ऐसा नहीं होता, वहां टी है तो टी के सामने ए लगेगा, ठीक है, जी के सामने क्या लगेगा, सी लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ जो कोडॉन है ये, ठीक, तो ये कोडॉन क्या है, अलग अलग हो जा रहे हैं यहाँ पर,
ये दोनों कोडॉन क्या है, अलग अलग, दोनों के हिसाब से एक ही लग जा रहा है, एस्पार्टिक एसिड लग जा रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज सोचिए, ये तो आप समझ में आ रहा होगा कि इसके हिसाब से हमेशा ये लगेगा, इसके हिसाब से ये लगेगा। लेकिन अगर मैं आपको प्रोटीन दे दूं, अगर मैं बोलूं कि एक प्रोटीन आपके पास में है और पहला अमीनो एसिड क्या है, मीथियोनाइन लगा है, दूसरा लगा है एस्पार्टिक एसिड, तीसरा ग्लूटामिक और चौथा वैलिन लगा है। अब मीथियोनाइन के हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री बताइए कौन सा होगा। इसके हिसाब से आरएनए में क्या होना चाहिए, अगर आरएनए बनाएंगे इसके हिसाब से तो आप कहेंगे यूजी, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड कौन सा होगा, अमीनो एसिड का कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड आरएनए में एयूजी। लेकिन एस्पार्टिक एसिड के हिसाब से बताइए, अब यही मामला फंसेगा, कौन सा वाला लगाएं, ये वाला कि ये वाला, तो कोई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है ना, फिक्स नहीं है, ये भी है और एस्पार्टिक एसिड के हिसाब से ये भी है, दो है, कौन सा लगेगा। तो यहां कोई कॉम्प्लीमेंट्रिटी नहीं होती है, समझ रहे हैं ना, नहीं तो फिक्स नहीं होता कि इसके हिसाब से यही लगेगा। इस आरएनए के हिसाब से प्रोटीन अमीनो एसिड लग सकता है, लेकिन अमीनो एसिड के हिसाब से आरएनए दिखाना होगा तो वहां कॉम्प्लीमेंट्रिटी फंस जाती है। फिर समझ में आ रहा है, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी पूछा गया लास्ट में, 64 कोडॉन के टेबल के बाद में यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन यही पूछा गया है, ये जो बता रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं डीजेनरेट प्रॉपर्टी। जेनेटिक कोड कैसा होता है, डीजेनरेट। तो यहां पर ये आपको मैंने लाइन समझा दिया, 2 लाइनें लिखी गई थी। अब देखिए अगली चीज, ये खोजा कैसे गया कि जेनेटिक कोड में 3 ही बेस होते हैं। तो हम जानते हैं आज के समय में कि जेनेटिक कोड में कितना बेस होता है, 3 बेस होते हैं एक कोडॉन के अंदर, ठीक है, ट्रिपलेट होता, लेकिन ये पहले पता नहीं था। तो खोजा कैसे गया उसको देख लीजिए। जेनेटिक कोड कैसा है, जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है, उसका रीजन, ट्रिपलेट ही क्यों होता है उसका कारण समझिए, रीजन क्या है। हम जानते हैं हमारे पास कितने बेस हैं, 4 बेस होते हैं टोटल, 4 बेस, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। कितने बेस होते हैं टोटल, 4 बेस। लेकिन आरएनए में तो यूरेसिल, क्योंकि ये कोडॉन कहाँ है, ये तो आरएनए के अंदर है ना भाई। 64 कोडॉन की टेबल में आपको थाइमिन कहीं नहीं दिख रहा होगा, चेक कर लीजिए, कहीं है थाइमिन, थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल दिखाया गया, क्योंकि आरएनए के कोडॉन है ना, ये सब डीएनए के नहीं है, आरएनए की सीक्वेंस है ना। तो डी के स्थान पर क्या लिखेंगे हम, ए, सी और यू और जी, ये 4 कोडॉन हमारे पास बेस हैं जो आरएनए में हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि जेनेटिक कोड क्या है, अगर सोचिए हमारे पास अमीनो एसिड कितने हैं, 4 टाइप के टोटल बेस हैं हमारे पास। अमीनो एसिड जो होते हैं वो कितने हैं, 20। हालांकि 20 नहीं होता है, वो होता है 21, लेकिन यहाँ 20 लिखा, कोई बात नहीं, 20 अमीनो एसिड में। अब सोचिए कि अगर एक बेस के हिसाब से एक अमीनो एसिड जुड़े, जैसे मैसेंजर आरएनए में ए यू जी ए सी सी ए यू, ये है। अगर सोचिए इस एक बेस के हिसाब से एक अमीनो एसिड जुड़े, दूसरे बेस के हिसाब से दूसरा, तीसरे के हिसाब से तीसरा, 1 बेस कोड फॉर ए सिंगल अमीनो एसिड, अगर तो कितने अमीनो एसिड जोड़ सकते हैं, 4 ही तो जुड़ेगा। अरे भाई एक एडेनिन के हिसाब से होगा, एक साइटोसिन और एक यूरेसिल और एक गुआनिन, 4 ही तो अमीनो एसिड इसके हिसाब से जुड़ पाएंगे। 4 टाइप के बेस हैं। अगर कोडॉन में एक बेस होता तो 4 ही अमीनो एसिड कोड होते, बच्चे तो 16 कहां जाते, उनको संभालने वाला कौन रहता। 16 अमीनो एसिड के हिसाब से आप कौन सा लेटर लेके आएंगे, 4 ही तो लेटर हमारे पास में। एक लेटर अगर एक अमीनो एसिड को जोड़ दे रहा है तो 4 अमीनो एसिड टोटल जोड़ेगा, तो बच गए 16। तो समस्या फिर क्रिएट हो गई ना। यहां पर लिखेंगे टोटल अमीनो एसिड होते हैं टोटल 20। अब मैं लिख रहा हूं इफ, अगर आपके इफ कोडॉन, जो कोडॉन हम कहते हैं कंटेन, अगर कोडॉन में 1 बेस हो, कितने बेस हो, एक ही बेस हो, अगर सोचिए एक बेस का बना हो, तो टोटल कितने हैं, 4 अमीनो एसिड कोडेड हो जाएंगे, 4 अमीनो एसिड कोड होंगे टोटल, ठीक है। कैसे निकालते हैं, 4 अमीनो एसिड है, 4 to the power 1 = 4 आ जाएगा।
4 टाइप के कोडॉन होते, 4 टाइप के बेस हैं, एक एक करके कोड करेंगे तो 4 की पावर 1 लिखा जाएगा। अगर इफ कोडॉन में कितने हो, कंटेन 2 बेस हो, अगर 2 बेस रहें, एक कोडॉन में कितने न्यूक्लियोटाइड, 2 बेस रहे टोटल, तो 4 की पावर 2 हो जाएगा, 16 अमीनो एसिड कोड होंगे, 16 अमीनो एसिड कोड होंगे। ये चीज समझ में आ रही है? नहीं आ रही तो इधर देख लीजिए। एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन, हमारे पास 4 ही तो बेस होते हैं। हम कह रहे हैं कि एक के हिसाब से कोई एक अमीनो एसिड जुड़ जाएगा, इसके हिसाब से एक, इसके हिसाब से एक, इसके हिसाब से 4 ही तो जुड़ेगा। तो बाकी प्रोटीन, बाकी 16 अमीनो एसिड कैसे प्रोटीन में जुड़ेंगे? नहीं जुड़ पाएंगे ना। अब सोचिए अगर 2-2 हो जाए, 2 कैसे हो जाए? इन चारों की प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आप ए के सामने एक बार सी लगाइए, एक के साथ यू, सी, ए, जी, ए, और ये 2-2 का सेट बनाएंगे, 4 लेटर यूज करके 2-2 का सेट बनाइए तो 16 प्रोबेबिलिटी आएगी आगे पीछे करके। जैसे एक बार ए के सामने यू, ए यू, यू ए यू अलग हो गया, यू ए अलग हो गया, ऐसे 16 प्रोबेबिलिटी आएंगी टोटल। तो 16 ही तो कोड होंगे ना, आप इनको जोड़ेंगे ना तो कितने आएंगे? 16 आएंगी प्रोबेबिलिटी। समझ में आ रहा है? ऐसे मैंने कुछ निकाल के दिखा दिया यहाँ पर। तो बचे फिर 4। अगर कोडॉन में 3 बेस हो, 3 का मतलब 4 की पावर 3, तो कितने हो जाएंगे? 64 अमीनो एसिड कोड होंगे। कितने अमीनो एसिड कोड किए जाएंगे तब? 64। अब 3-3 समझ रहे हैं? ये आपके पास 4 लेटर हैं, इन 4 लेटर में 3-3 लेटर का आप सेट बनाइए। जैसे मैं ए, यू, जी का एक सेट बना दिया, अब इसको घुमाइए, यू को आगे लेके आई, यू, ए, जी को आगे लेके आई, जी, यू, ए, ऐसे सब चारों में घुमा फिरा के बनाई, 64 प्रोबेबिलिटी आ जाएगा आपके पास। तो 64 टाइप के आपके पास क्या बन गए? कोडॉन बन गए। तो 64 अमीनो एसिड को कोड करने चाहिए। अब अमीनो एसिड तो कम होता है भाई, देखिए अमीनो एसिड तो 20 ही है और कोडॉन ज्यादा है, खाने वाले ज्यादा है, खाना कम है, ठीक है। तो कई लोग मिलकर के एक खाने को खाएंगे थोड़ा, ठीक है, एक प्लेट खाएंगे कई लोग मिलकर के। मतलब जब आपके पास कोडॉन कितने हो गए? ये कोडॉन आपके पास में हो गए 64, और अमीनो एसिड कितने होते हैं हमारे हिसाब से? 20 ही होते। तो इसका मतलब कई कोडॉन, एक से ज्यादा कोडॉन, एक से ज्यादा लोग मिलकर के एक प्लेट को खाएंगे, एक अमीनो एसिड कोड करेंगे, तभी तो बराबर होगा अमीनो एसिड। ये तो इसका सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर एक निकाला गया कि क्योंकि नंबर ऑफ अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड का कितना है? 20 है, और कोडॉन का नंबर कितना होता है? 64। तो सॉल्यूशन निकाला गया कि मोर देन 1 कोडॉन, एक से ज्यादा कोडॉन क्या करेगा? कोड करेगा ए सिंगल अमीनो एसिड। आपके बुक में यही तो बनाया गया है। 4-4 का सेट देखिए है टेबल में, कहीं 3 कोडॉन एक अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, कहीं 4 कर रहे हैं एक ही अमीनो एसिड को। मिला ना? हाँ बताइए। अगर ये बताया गया था कि अगर एक बेस या एक न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड को कोड करता, मान लीजिए, तो 4 ही अमीनो एसिड कोड होते, तो 16 कहां जाते हैं? ठीक है, ये जेनेटिक कोड आज हम जानते हैं ट्रिपलेट होता, लेकिन ये खोजा कैसे गया कि 3 ही बेस का बना होता है? ये ऐसे निकाला गया कि 3 बेस ऐसे होते हैं, उसमें 2 हो नहीं सकते हैं, 1 हो नहीं सकता है, 3 हो जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। तो फिर सॉल्यूशन निकाला गया कि भाई एक से ज्यादा कोडॉन एक अमीनो एसिड कोड करेंगे। आ रहा है समझ में? अब एक चीज और लिखी गई है, वो समझ लीजिए। एक साइंटिस्ट थे हरगोविंद खुराना, और इसके साथ में उन्होंने क्या किया देखिए। गोविंद खुराना, इन्होंने क्या किया? इन्होंने आरएनए को बना के दिखाया। आरएनए, ठीक है, केमिकली सिंथेसाइज किया आरएनए को बिना टेम्पलेट के। हम जानते हैं डीएनए से आरएनए कॉपी होके बनता है,
इतना पता ना, डीएनए रहेगा तभी तो आरएनए बनेगा। इन्होंने बिना डीएनए को यूज किए, बिना डीएनए के डायरेक्ट आरएनए बना के दिखाया। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट बोलते हैं इसको, कॉपी वॉपी नहीं करना है, डायरेक्ट आरएनए बना के दिखाया। समझ में आया? तो इन्होंने क्या किया, केमिकली सिंथेसाइज किया, केमिकली सिंथेसाइज्ड, ठीक है, नए तरीके से एकदम बिना कॉपी कराए। तो जो चीज नई बनती है उसको बोलते हैं डीनोवो प्रोसेस से, ठीक है। क्या केमिकली सिंथेसाइज कराया, आरएनए मॉलिक्यूल को आरएनए बना के दिखाया विदाउट डीएनए टेम्पलेट, बिना डीएनए टेम्पलेट के, विदाउट डीएनए टेम्पलेट के, बिना डीएनए की मदद से, मतलब टेम्पलेट इंडिपेंडेंट, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट तरीके से, टेम्पलेट पर निर्भर नहीं है, आरएनए बना के दिखाया, ठीक है। और ये आरएनए दो तरीके का आरएनए बनाया। आरएनए किसका पॉलीमर है, राइबोन्यूक्लियोटाइड का, है ना, पॉलीमर ही तो है आरएनए। डीएनए किसका पॉलीमर है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का, आरएनए राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो ये जो पॉलीमर होता है आरएनए न्यूक्लियोटाइड का, तो ये आरएनए, अब देखिए अगर आरएनए में एक साथ मैंने ढेर सारा ये लगा दिया यू, और एक आरएनए ऐसा है जिसमें ए यू सी ए यू, इस आरएनए को आप कहेंगे होमोपॉलीमर। सब एक जैसा लगा हुआ है, सारा बेस चाहे यू लगा हो चाहे सी लगा हो, सब एक जैसा होना चाहिए, चाहे ए लगा हो। और जब मिक्सचर वाले बेस लगते हैं तो ऐसे आरएनए को क्या बोलते हैं, हेट्रोपॉलीमर या कोपॉलीमर। ये होमोपॉलीमर है, ये कोई लिखा बुक में, ये दोनों लाइनें। तो दो तरीके का आरएनए इन्होंने बना के दिखाया। आरएनए एक होमोपॉलीमर था, होमोपॉलीमर पॉलीमर, और एक था हेटेरोपॉलीमर, हेटेरोपॉलीमर आरएनए। जो होमोपॉलीमर था उसमें सेम टाइप ऑफ बेस था, एक ही तरीके का बेस लगा था, या एक ही टाइप के न्यूक्लियोटाइड लगे थे उसमें। और कौन सा उन्होंने सबसे पहले लगाया था, यूरेसिल को, ठीक है, यूरिडीन जिसको कहते हैं, यूरिडीन वाला न्यूक्लियोटाइड, या यूरिडाइलिक एसिड जिसको आप, यूरिडीन का दूसरा नाम यूरिडाइलिक एसिड। तो उन्होंने यू जोड़ा था पहले, ठीक है, यू बताते हैं कैसे जोड़ा था, समझ में आया। और हेटेरोपॉलीमर में डिफरेंट टाइप होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ बेस नजर आएंगे, नाइट्रोजन बेस अलग अलग तरीके के होंगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं कोपॉलीमर, इसका दूसरा नाम कोपॉलीमर, हेटेरोपॉलीमर या फिर कोपॉलीमर। डिफरेंट टाइप ऑफ बेस, जैसे मान लीजिए ए है, बगल में सी आ गया, फिर ए है, फिर सी है, फिर ए है, सी, इसमें दो टाइप, ये आरएनए हैं। और हम लोगों का आरएनए कैसा होता है, या जो आरएनए आप पढ़ रहे हैं अब तक, वो होता कैसा है, नॉर्मल आरएनए कैसा होता है, हेटेरोपॉलीमर होता है। जो नॉर्मली चाहे प्रोकैरियोट में चाहे यूकैरियोट में आरएनए जो आप पढ़ रहे हैं अब तक, वो कौन सा हेटेरोपॉलीमर है, क्योंकि उसमें एक तरीके का सीक्वेंस नहीं होता, उसमें अलग अलग तरीके, चारों बेसिस आ जाएंगे ना, समझे। नॉर्मली हेटेरोपॉलीमर होता है। तो केमिकली बनाया, कैसे बनाया इन्होंने, केमिकली बनाया। तो केमिकली बनाने के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। क्या है एंजाइम, कौन सा एंजाइम यूज किया था, एक नया सेवरी ओखा एंजाइम, देखो लिखा यहाँ SEVERO, सिवेरो, ठीक है, सिवेरो, सिवेरो हो गया, ओखा OCHOA, ओखो, जो भी प्रोनाउंस करेंगे इसको, ठीक है। ये एंजाइम का सिवेरी ओखो एंजाइम, इसका पूरा, इसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। ये क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। जानते हैं फॉस्फोराइलेज क्यों बोला जा रहा है, जो चीज, जैसे आप वहां एडेनिन जोड़ रहे थे, किस पर, टेल जब लगा रहे थे एडेनिन की, तो क्या किसी के हिसाब से लग रहा था एडेनिन, नहीं, अपने हिसाब से जोड़ रहा था, टेम्पलेट नहीं था वहां पर ना। मैसेंजर आरएनए के 3 नंबर पर टेल जोड़ रही थी, किसी के हिसाब से नहीं जोड़ रही थी। तो वहां एंजाइम कौन सा था, एडिनालिटिक एसिड
फॉस्फोराइलेज, हाँ ना, यहाँ पर भी क्या है, फॉस्फोराइलेज है, क्योंकि ये भी डायरेक्टली तो जोड़ रहा है, ये किसी के हिसाब से कॉपी नहीं हो रहा ना ये, ठीक है। चाहे यू जोड़ रहे हैं, चाहे ए और सी जोड़ रहे हैं, किसी के हिसाब से नहीं, ये अपने आप नए तरीके से जोड़ रहा है। तो फॉस्फोराइलेज एंजाइम होगा, आरएनए पॉलीमरेज एक तरीके का। ये कैसे किया इन्होंने, टेस्ट ट्यूब ले लिया, एक क्या लिया, ये टेस्ट ट्यूब लिया, इस टेस्ट ट्यूब में क्या डाल दिया, यूरिडीन डाल दिया, देखो है ना, यूरिडीन डाल दिया, और क्या मिला दिया इसमें ये एंजाइम मिला दिया ला करके, ठीक है भाई। हमको बनाना है आरएनए, उसमें अगर यूरेसिल लगाना आप चाहते यूरेसिल लगा हो तो क्या है, यूरिडीन डाल देंगे इसमें, न्यूक्लियोटाइड वाला एंजाइम मिला देंगे, एंजाइम क्या करेगा, सबको खटाखट जोड़ के सही कर देगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा यहाँ पर ये यू, ठीक है ऐसा। और आप चाहते हैं वो वाला बनाना, जब उन्होंने वो वाला कैसे बनाया, उसमें एडेनिन और साइटोसिन डाल दिए, दोनों डाल दिया, और एंजाइम मिला दे तो वो बन गया। तो केमिकली आरएनए को सिंथेसाइज कर दिया था, बना के दिखाया था आरएनए, ठीक है। और फायदा क्या मिला, क्यों ये सब नौटंकी करनी पड़ी, इसलिए क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि एयूजी के हिसाब से मीथ्योनाइन जुड़ता है, तो ये पता कैसे लगा कि एयूजी के हिसाब से मीथ्योनाइन जुड़ना चाहिए, कैसे पता लगा, ये ऐसे पता लगा केमिकली, पहले आरएनए बनाया गया केमिकल से, ठीक है। और जब आरएनए बन गया तो सोचिए आपके पास ये आरएनए बन चुका है, आरएनए में क्या है, एयूजी, आगे क्या है, सीएजी सीएए, आपने केमिकली आरएनए तो बना लिया। अब आपको सोचना है कि ये जो हमने जोड़ा एयूजी, इसके हिसाब से कौन सा अमीनो एसिड होता है, तो आप इस टेस्ट ट्यूब में वो अमीनो एसिड भी डाल देंगे। वो अगला साइंटिस्ट है कौन सा, निरेनबर्ग, मार्शल निरेनबर्ग ने ये काम किया था, उन्होंने प्रोटीन बना के दिखाया था केमिकली, ठीक है। इसके में आप जब अमीनो एसिड डाल देंगे, आपने ये सारे चारों टाइप के बेस डाल दिया, इसमें चारों टाइप का बना दिया आरएनए। इसके बाद जब प्रोटीन डालेंगे इसमें, तो जहां जहां एयूजी रहेगा उसके हिसाब से क्या जुड़ जाएगा, मीथ्योनाइन, जहां ये रहेगा उसके हिसाब से कुछ और जुड़ेगा, तो पता लग जाएगा एयूजी के हिसाब से क्या होता है, ठीक है। तो कोडॉन कौन सा अमीनो एसिड, किस कोडॉन के हिसाब से कौन सा अमीनो एसिड होता है, ये जानकारी इससे पता लगी। तो खुराना का रोल हो गया, और एक साइंटिस्ट हैं वहीं पर लिखिएगा निरेनबर्ग, ठीक है, मार्शल निरेनबर्ग नाम लिखा है, मार्शल निरेनबर्ग। इन्होंने क्या किया था, इनका कंट्रीब्यूशन लिखा है, इन्होंने सेल फ्री सिस्टम में प्रोटीन की सिंथेसिस कराई थी, प्रोटीन सिंथेसिस कराया था, प्रोटीन बना के दिखाया था, कहां पर, इन सेल फ्री सिस्टम। सेल फ्री सिस्टम जानते हैं क्या होता है, बिना सेल वाला, सेल की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना सेल के, सेल फ्री है एकदम। टेस्ट ट्यूब में प्रोटीन कहां बनती है, सेल में बनती है, लेकिन सेल फ्री सिस्टम में इन्होंने प्रोटीन बना के दिखाया था, और खुराना ने क्या किया था, आरएनए बना के दिखाया था, ठीक है। अब जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी समझ लीजिए, ये तो कुछ जानकारी हो गया अभी तक। अब लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। एक जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, क्या क्या फीचर होता है जेनेटिक कोड में, क्या क्या सैलिएंट, बुक में लिखा है सैलिएंट फीचर, सैलिएंट का मतलब मुख्य फीचर कौन कौन से हैं जेनेटिक कोड के। तो पहला फीचर कौन सा है, जेनेटिक कोड कैसा होता है, ट्रिपलेट, ठीक है। पहला फीचर है प्रॉपर्टी, जेनेटिक कोड क्या है, ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड या 3 बेस उसमें लगा होगा, ठीक है, 3 बेस की सीक्वेंस है, 3 बेस वाली सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड बोलते हैं, ठीक है। तो पहली चीज ये हो गई। अब जो कितने टोटल कोडॉन होते हैं, जेनेटिक कोड कितना टोटल होता है, टोटल आप कहेंगे ट्रिपलेट तो होता है, लेकिन टोटल जो है, टोटल कोडॉन जो होते हैं
वो क्या है 64 होते हैं, 64 बुक में बना है। 64 कोडोन में से जो कोड करने वाले हैं 61 होते हैं। 61 के हिसाब से अमीनो एसिड जुड़ सकता है। 3 ऐसे होते हैं इनके हिसाब से कोई अमीनो एसिड नहीं बना है आज तक। तो 64 में से 61 कोडोन जो होंगे वो क्या होंगे, वो सेंस कोडोन होते हैं। क्या होते हैं, सेंस कोडोन बोलते हैं। मतलब ये क्या करेंगे, ये कोड अमीनो एसिड, इनके हिसाब से अमीनो एसिड मिल जाएगा देखने को, आपको सामने लिखा भी जाएगा सबके कि कौन सा अमीनो एसिड इसके हिसाब से 61 में, ठीक है, सेंस बोलते हैं। और जो 3 कोडोन ऐसे रहेंगे जो क्या है, नॉन सेंस हैं। तो नॉन सेंस जानते हैं क्या होता है, बेवकूफ वाला नॉन सेंस, ठीक है। तो 3 के हिसाब से कोई अमीनो एसिड बना ही नहीं, इन्हीं को बोलते हैं कोडोन है पूरा। इन्हीं को क्या बोलते हैं, इन्हीं का दूसरा नाम स्टॉप कोडोन है। ये जहां पर आ जाएंगे वहीं प्रोटीन बनना बंद हो जाएगी। सोचिए मैसेंजर आरएनए है, सबसे पहला कोडोन AUG, कुछ भी लगा है, ठीक है। अगर तीनों में से मान लीजिए UAG, स्टॉप कोडोन अभी बताएंगे कौन 3 होता है। UAG जहां पर दिख जाएगा मैसेंजर आरएनए में, इसके हिसाब से अब प्रोटीन नहीं बनेगी। तो मतलब आरएनए है, आरएनए के हिसाब से प्रोटीन बनता है, लेकिन प्रोटीन बनना बंद कब होता है, जब स्टॉप कोडन आ जाता है, ठीक है। तो 3 स्टॉप कोडन होते हैं, वो है कौन कौन सा, AUG नहीं सॉरी UAG, ओगा, ये अंबर बोलते हैं, ओखरे OCHRE, ओपल है OPAL, स्पेलिंग OPLE, सॉरी इसकी स्पेलिंग एक बार OPALE, मैं देख ले रहा हूँ स्पेलिंग क्या थोड़ा सा, OCHRE वो सही लिखा है, ठीक है। और इसका है OPAL, ओपल, ई नहीं है, OCHRE ओकरे, और ये ई नहीं है लास्ट में, OPAL ओपल, अंबर, ओकल, ओकरे और ओपल, इनके नाम है, नहीं इनके नाम है, AUG का एक नाम है, ठीक है, इसको ये ऐसा बोलते हैं, याद रखिएगा। कैसे याद रखते हैं, कोई याद है, तीनों याद हैं सभी, हाँ, कोई ट्रिक से याद है कि ऐसे याद है, बताओ, तुम ट्रिक बता दीजिए। उल्लू आया, आया, ठीक है, अरे कुछ भी बना लो, इसको ऐसे भी बना लो, देखो अरे देखिए ये ऐसे, हमको तो ऐसे ही याद है, UAG UAA UGA, ओग आ ओगा, ठीक है, UAG ओग हो गया, आ हो गया, ओगा हो गया, समझ गया, नहीं भूल जाएंगे कौन सा कहाँ है। और सीक्वेंस कैसे याद रखिए इसकी, बस ओग में ए है तो बाकी में ओ है, नीचे वाले दोनों में ओ वाला नाम है, ठीक है। पहले वाले में ए से स्टार्टिंग हो रही है अंबर, बाकी में दोनों ओ है, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया इधर इतना। अब एक चीज और देखिए, स्टॉप कोडॉन जो होता है, अगर आप कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के केस में, माइटोकॉन्ड्रिया में DNA होता है कि नहीं होता है, होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन बनती है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के केस में और ईस्ट के केस में, जो ईस्ट होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में और ईस्ट के DNA में 5 स्टॉप कोडॉन होते हैं। कितने होते हैं, 5, ठीक है। यह नोट कर लीजिएगा, नोट करके अलग से, इन माइटोकॉन्ड्रियल एंड ईस्ट का जो DNA होता है, ईस्ट के DNA में, ठीक है। किसका माइटोकॉन्ड्रिया की बात चल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल में तो होता है, प्रोकैरियोट में तो होता नहीं है। तो ईस्ट क्या है, यूकैरियोट है, ये भी यूकैरियोट। यहाँ पर टोटल 5 स्टॉप कोडॉन होते हैं, 5 स्टॉप कोडॉन मिलेंगे। क्या गायब होता है, UGA नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा, UGA आपका स्टॉप कोडॉन में नहीं है, ठीक है।
तो माइटोकॉन्ड्रिया इस कीड़े में 5 स्टॉप कोडन कौन कौन से होते हैं उसको हटा देंगे हम। तो UAG, UAA ये तो हो गया, AGA और AGG। ठीक, एक और बच्चा इसमें, कौन सा छूट गया, सॉरी 4, 5 नहीं, सॉरी 3 होता ना, 4, एक बढ़ता है इसमें, 4, 5 नहीं है वो 4 है। एक बढ़ेगा एक्स्ट्रा, एक हटेगा, 2 बढ़ेंगे, ओवरऑल 1 बढ़ेगा। भाई देखिए इसको हटाया यहां से, बचा 2 और जोड़ा गया, ये एक्स्ट्रा वाले हैं AGG और AAA। ठीक है, AGA मतलब लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के केस में UGA, ये जो आपका UGA है, UGA इज नॉट स्टॉप कोडॉन, ये स्टॉप कोडॉन नहीं होता है। तब क्या होता है, तो ये कोडॉन कोड होता है, स्टॉप नहीं होता है। ये किसी अमीनो एसिड को कोड करेगा, और किसको कोड करेगा वहां पर, ये तो देखिए ये हो गया स्टॉप कोडॉन नहीं, इतना आपको ध्यान रखना है। पहली चीज होगी ट्रिपलेट होता है। दूसरा फीचर जेनेटिक कोड कैसा है, अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक। पढ़िए लाइन लिखा है, अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक। मतलब जेनेटिक कोड आपका कैसा होगा, अनएम्बिगुअस होगा और स्पेसिफिक। पहली प्रॉपर्टी होगी ट्रिपलेट होता, दूसरा प्रॉपर्टी अनएम्बिगुअस और स्पेसिफिक। अनएम्बिगुअस का मतलब समझते हैं क्या होता है, स्पष्ट, क्लियर। ठीक है, एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट। ठीक है, जिस पर जैसे अगर किसी पर संशय है, किसी पर डाउट है तो कहते हैं एम्बिगुअस, और जिस पर कोई डाउट नहीं होता है, बिना किसी डाउट वाला, वो होता है अनएम्बिगुअस। तो नो डाउट, अनएम्बिगुअस का मतलब क्लियर बोल सकते हैं या नो डाउट, बिना डाउट वाला। ठीक है, समझ रहे हैं। और एम्बिगुअस का मतलब होता है, हिंदी में लिखिएगा स्पष्ट है, क्लियर, या फिर इसको क्या बोलते हैं, स्पष्ट। ठीक, और अस्पष्ट जो होता है, जिसका कुछ क्लियर ही नहीं होता है, वो क्या होता है, एम्बिगुअस। समझ में आया। तो जेनेटिक कोड है अनएम्बिगुअस और स्पेसिफिक होता है। अनएम्बिगुअस का मतलब होता है कि कोई एक कोडॉन हमेशा उसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड को ही कोड करेगा। आप टेबल में 64 कोडॉन की टेबल आपके पास दिख रही होगी, दिख रही है ना। इस टेबल में आप देखिए, मैं पहला यहाँ पर लिखा है ट्रिपल यू, लिखा है ना। तो ट्रिपल यू क्या है, हमेशा फिनाइल एल्निन को ही कोड करेगा। किसको कोड करेगा, फिनाइल एल्निन को। स्पष्ट है ना, ये कभी दूसरे को कोड नहीं करेगा। और आप देखिए यहाँ पर लिखा है GCUC, ये ल्यूसीन को हमेशा कोड करेगा। CUC किसको कोड करेगा, ल्यूसीन। ये कभी दूसरे को कोड नहीं करे। इसके हिसाब से हमेशा कौन सा अमीनो एसिड जुड़ेगा, ल्यूसीन। तो क्लियर कट होता है ना एकदम। ठीक है, तो और स्पेसिफिक का मतलब विशेष है। ठीक है, तो अनएम्बिगुअस का मतलब, इसका मीनिंग है कि एक पर्टिकुलर जो कोडॉन है, एक पर्टिकुलर कोडॉन, वो क्या करेगा, कोड फॉर ए पर्टिकुलर अमीनो एसिड। एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को ही वो कोड करेगा। उसके हिसाब से जब प्रोटीन बनेगा तो वही वाला जुड़ना चाहिए। इसका मतलब होता है अनएम्बिगुअस। ठीक है, कोडॉन का जो काम है ना, वो स्पेसिफिक होता है, एकदम क्लियर कट होता है कोडॉन का रोल। ठीक, लेकिन इसमें एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन क्या होता है, यहाँ लिखिएगा। एक्सेप्शन यहाँ पर आता है, जो आपके पास GUG है। ठीक है, जो आपके पास क्या है, GUG है। इसके 2 काम हैं। इसका काम ही स्पष्ट नहीं है,
बाकी जितने आपके पास दिए हैं कितने हैं टोटल 64। 64 में 3 के तो कोई काम नहीं है, वो तो स्टॉप वाले हैं। 61 के काम है, 61 के हिसाब से अमीनो एसिड जुड़ेगा, लेकिन 61 में एक को छोड़ दीजिए JUG को, इसका कोई स्पष्ट रोल ही नहीं है। बाकी 60 का एकदम क्लियर कट काम है कि वो उसके हिसाब से वही जुड़ेगा। इसका रोल क्लियर क्यों नहीं है? क्योंकि ये एम्बिगुअस नेचर का होता है। इसकी नेचर कैसी है? एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब इसका काम संदेह वाला है, संदेह, डाउट है इस पर, इसके काम में डाउट होता है। ठीक है, एम्बिगुअस का मतलब होता है संदेह पूर्वक। ठीक है, जिसके काम में कोई संदेह होता है, डाउट होता है, उसको बोलते हैं एम्बिगुअस। अब इसके काम में डाउट क्या है? डाउट ये है कि अगर मैं कहूं प्रोकैरियोट के केस में, इन प्रोकैरियोट, ठीक है, प्रोकैरियोट के केस में अगर ये पहले नंबर पर, किसी मैसेंजर आरएनए में पहले नंबर पर आया, तो जो कोडॉन पहले नंबर पर आता है उसको बोलते हैं इनिशिएटिंग कोडॉन, इतना जानते होंगे ना। तो अगर ये पहले नंबर पर आया तो ये शुरुआत कराएगा किसका? प्रोटीन बनने की शुरुआत कराएगा। फर्स्ट नंबर पर अगर ये आएगा तो मीथियोनाइन को कोड करेगा, क्योंकि याद रखिए किसी भी, जितने भी मैसेंजर आरएनए होते हैं, जितने भी, उसमें सबसे पहला जो मैसेंजर, जो कोडॉन लगा होता है वो कौन सा होता है? AUG। सारे मैसेंजर आरएनए में फर्स्ट कोडॉन कौन सा होता है? AUG। इसीलिए पहला अमीनो एसिड कौन सा जुड़ता है? मीथियोनाइन जुड़ता है। जब प्रोटीन बनती है तो सारी प्रोटीन में पहला अमीनो एसिड मीथियोनाइन। लेकिन प्रोकैरियोट में एक कोडॉन और आपको देखने को मिलता है GUG, ये भी इनिशिएटिंग कोडॉन का काम करता है। ठीक है, प्रोकैरियोट में एक और मिलेगा देखने को, JUG। इसका भी काम क्या है? ये भी मीथियोनाइन को जोड़ता है। ठीक है, AUG का काम भी मीथियोनाइन को जोड़ना, लेकिन प्रोकैरियोट में GUG भी मीथियोनाइन को जोड़ ले जाता है। लेकिन इसका एक काम और है, अगर ये बीच में आ गया, प्रोकैरियोट में कहां आ गया? ये बीच में आ गया, तो ये वैलिन को कोड करना। वैलिन देखिए टेबल में लिखा है, JUG के हिसाब से एक्चुअली में होता क्या है? वैलिन अमीनो एसिड होता, VAL लिखा गया होगा, देखिए। हाँ, अरे म्यूटेशन 64 कोडॉन के टेबल में पढ़िए, वैलिन लिखा ना, वैलिन। तो एक्चुअली में इसके हिसाब से क्या होना चाहिए? वैलिन। लेकिन अगर ये पहले नंबर पर आता तो मीथियोनाइन को कोड करने लग जाता, तो इसका तो रोल ही क्लियर नहीं है, काम ही स्पष्ट नहीं है कि कौन सा जोड़ेगा। पोजीशन के हिसाब से जोड़ रहा है, ये बीच में आया तो कुछ और जोड़ ले जाएगा, आगे तो कुछ और, तो किसके हिसाब से आप क्या बोलेंगे? आपने कहेंगे, आप नहीं कह सकते ना कि मीथियोनाइन को कोड करता हमेशा, ये वैलिन को भी तो करता है। ठीक है, समझ में आया? तो प्रोकैरियोट के केस में GUG जो है वो इनिशिएशन का भी काम कराता है, इनिशिएटिंग कोडॉन भी माना जाता है। ठीक है, और इनिशिएटिंग कोडॉन रहेगा तो क्या चीज कोड करेगा? वो मीथियोनाइन को कोड करेगा। और GUG का रोल क्या है? वो वैलिन को भी कोड करता है। अगर बीच में आया तो वैलिन कोड कर देगा। तो इसीलिए इसका काम जो है थोड़ा सा डाउट वाला है। ठीक है, समझ में आया? अनएम्बिगुअस का मतलब सारे कोडॉन का काम फिक्स है कि यही काम करेंगे, लेकिन इनका काम थोड़ा सा चेंज वाला है, ये एक्सेप्शन में। तीसरा देखिए, तीसरी प्रॉपर्टी जेनेटिक कोड की क्या होती है? थर्ड, कि जेनेटिक कोड क्या होता है? कॉमालेस। जेनेटिक कोड क्या है? जेनेटिक कोड वह है कॉमालेस। एक चीज जान लीजिए, जेनेटिक कोड और कोडॉन में अंतर है। कोड पूरा है, मैसेंजर आरएनए में सारे मिला लीजिए, सब जेनेटिक कोड है, उसमें 3 का सीक्वेंस कोडॉन होता है। 3 बेस की सीक्वेंस को हम लोग कोडॉन कहते हैं, और कई कोडॉन जब आपस में लगे होते हैं, ढेर सारे कोडॉन, तो वो जेनेटिक कोड माना जाता है। तो जेनेटिक कोड कॉमा ऐसे बीच में कॉमा नहीं लगता है, जैसे AUGCAC कहीं कॉमा लग रहा है, UAUG लास्ट में स्टॉप लगा दिया मैंने, कहीं कॉमा लगा नहीं लगा ना, कॉमा लेस होता है। नो पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का मतलब रिक्त, कोई इसमें कोई पंक्चुएशन नहीं है, कॉमा लेस है, एंड नो पंक्चुएशन। ठीक, आगे देखिए, तीसरा है जेनेटिक कोड क्या है? नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग, कोई ओवरलैपिंग नहीं होती, एक के ऊपर एक नहीं हो चढ़ता है।
जैसे AUG ACC CAG AUC सी हो गया, ठीक है। इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। जैसे AUG हम अलग कोडन मानेंगे, ACC अलग मानेंगे, तीन तीन का सेट बनाएंगे ना। ये नहीं कहेंगे कि AUG हो गया इसके बाद में अगला, आप ये नहीं कहेंगे कि ऐसे देखिए, ये नहीं होता है। AUG हो गया इसके बाद में GAC, इस G को दो बार आप इंक्लूड नहीं कराएंगे, अलग अलग इंक्लूड कराएंगे। एक लेटर को दो बार नहीं, ओवरलैपिंग नहीं कराएंगे, क्योंकि ये तो ओवरलैपिंग हो जाएगा। इस वाले कोडन में भी आ गया, इस वाले में भी आ गया, ये है ना। तो ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब वन कोडन, एक बेस एक ही कोडन का हिस्सा होना चाहिए, वो दूसरे कोडन में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और चौथा है जेनेटिक कोड। क्या है जेनेटिक कोड? डीजेनरेट है, डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब एक से ज्यादा कोडन जब एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं, इसको बोलते हैं डीजेनरेट। बुक में आपके 64 कोडन है। 61 कोडन क्या करेंगे, किसी अमीनो एसिड को जोड़ेंगे। सब 61 के हिसाब से अमीनो एसिड हैं, उसमें भी अमीनो एसिड तो 20 ही होता है और कोडन होते हैं ज्यादा। इसका मतलब कई कोडन के हिसाब से एक अमीनो एसिड देखने को मिल जाएगा। बुक में लिखा है 4-4 का सेट देखिए बना है ना। समझ में आ रही है चीज? तो मोर देन वन कोडन, मोर देन वन कोडन, एक से ज्यादा कोडन क्या करेंगे, कोड करेंगे। कोड सिंगल अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड को। लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है, यहां लिखे मोर देन वन कोडन मे कोड, मैंने ऊपर लिखा है मे, कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेप्शन भी है इसमें। 2 कोडन ऐसे हैं जो हमेशा एक ही अमीनो एसिड को कोड करते हैं। बाकी आप 61 बच्चे ना, 61 में से 2 हटा दीजिए, ठीक है, तो 59 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं, कोडन ऐसे होते हैं जिनमें क्या है, कई कोडन एक से ज्यादा। जैसे देखिए यहां बना हुआ है, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। पहला क्या लिखा है, जी है कि सी है? वो छोटा छोटा लिखा है जी, सी, हाँ CU है, वो लिखा सी। देखिए CU GCU और U हो गया, और CUA हो गया, और CUC हो गया, ठीक है, हो गया। सबके हिसाब से क्या है, सबके हिसाब से आपके ल्यूसीन है ना, ल्यूसीन बना हुआ है। कहीं कहीं 4, कहीं कहीं आपको 3 के हिसाब से मिल जाएगा, एक कहीं कहीं 2 के हिसाब से एक मिल जाएगा। लेकिन एक कोडन के हिसाब से एक अमीनो एसिड कोड होगा, तो वो आप डीजेनरेट प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे। डीजेनरेट का मतलब होता है एक से ज्यादा कोडन एक अमीनो एसिड को जब कोड करते हैं तब वो डीजेनरेट होता है, ठीक है। और 2 कोडन आपके पास ऐसे हैं, एक्सेप्शन इसमें कौन सा है, 2 कोडन। एक आपके पास में है AUG, AUG के हिसाब से हमेशा क्या जुड़ेगा, मीथियोनाइन जुड़ेगा, और कुछ नहीं जुड़ेगा, ठीक है। मतलब मीथियोनाइन को कौन कोड करेगा, केवल और केवल AUG ही कोड करता है और कोई नहीं करता है। ये एक्सेप्शन में आ गया। और एक इसमें और दिया हुआ है, ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड का कौन सा लिखा गया है, UGG, इसके ये ट्रिप्टो मतलब ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड के हिसाब से केवल यही है, मीथियोनाइन के लिए केवल अकेला यही है, बाकी ल्यूसीन के लिए तो 4 हैं, ठीक है। तो कई अमीनो कोडन एक को कोड करेंगे तो उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे डीजेनरेट। लेकिन यहां पर एक अमीनो कोडन एक को ही तो कोड कर रहा है, तो ये क्या है, डीजेनरेट प्रॉपर्टी में नहीं आता है ये, ठीक है, ये एक्सेप्शन में है इसके। और अगला कौन सा हो गया, यूनिवर्सल। 5वीं प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, यूनिवर्सल है। जेनेटिक कोड कैसा होता है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, पूरी दुनिया में हर जगहों पर कोई एक कोडन अगर उसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। सोचिए CUG हमारे अंदर का ल्यूसीन को कोड कर रहा है, और प्लांट में जाकर के ये वैलिन को कोड करने लग जाए, मान लीजिए बैक्टीरिया में कुछ और कोड करने लग जाए, इसके हिसाब से हो,
तो आप नहीं कहेंगे यूनिवर्सल है, फिर यूनिवर्सल कैटेगरी में नहीं आएगा। यूनिवर्सल का मतलब हर जगह वो उसी अमीनो एसिड को कोड करे, हर जगह हर ऑर्गेनिज्म में, तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल। मतलब एक पर्टिकुलर एक कोडॉन, एक जो कोडॉन है वो कोड करेगा, कोड ए पर्टिकुलर अमीनो एसिड इन ऑल ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिज्म में उसी को कोड करने पड़ेगा, फिर उसको तब बोलेंगे वो यूनिवर्सल है, सब जगह सेम है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, ठीक है। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया वाला जो पहले होता है, जो आपका UGA है, UGA एक्सेप्शन इसमें भी है, लिखिएगा। UGA हम जानते हैं स्टॉप कोडॉन होता है, क्या होता है वो, स्टॉप, ठीक है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और ईस्ट के केस में UGA किसमें, इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड ईस्ट के DNA में, ईस्ट वाले RNA में, ये क्या करेगा, ये किसी अमीनो एसिड को कोड करेगा, ठीक है। ये किसी अमीनो एसिड को कोड करेगा, कोड फॉर ए कोड अमीनो एसिड, ये किसी अमीनो एसिड को कोड करेगा। समझ में आया? तो यूनिवर्सल नहीं माना जाएगा ना। यूनिवर्सल तो होता है कि हर जगह या तो स्टॉप ही बोला जाएगा हर जगह, या तो ये किसी को कोड करे हर जगह। कुछ जगहों पर, ज्यादातर जगहों पर स्टॉप का काम करता है, लेकिन दो जगहों पर क्या इसका काम बदल जाए, तो काम नहीं बदलना चाहिए, उसका एक पर्टिकुलर वही काम ही हर जगह होना चाहिए, तभी वो यूनिवर्सल बोला जाता है। समझ रहे हैं इस चीज को? तो इसमें थोड़ा सा ये एक्सेप्शन है, देख लीजिए। आप कुछ सवाल बता दीजिए हमको। अच्छा, टाइम बहुत हो गया है, ठीक है। हाँ बताइए, कुछ पूछना। एक्सर्ट कोडिंग वाले होते हैं। हाँ हाँ, 61 में भी डीजनरेट आपका एक्सेप्शन वाला हटा दिया जाएगा। देखिए 61 में 59 डीजनरेट हैं, 59 61 टोटल कोडॉन है जो कोड करते हैं किसी को, जो कोड करते हैं, ठीक है। जिसमें से 2 आप ये हटा दीजिए, इनके हिसाब से तो एक ही एक है ना, इनके हिसाब से तो एक ही एक अमीनो एसिड है। डीजनरेट का मतलब होता है कि जब कई कोडॉन के हिसाब से एक अमीनो एसिड जुड़ जाए। इसके ये भी ल्यूसीन, ये भी ल्यूसीन, ये भी, वो डीजनरेट, लेकिन इनके हिसाब से तो एक ही है ना।